हेलो एवरीवन, मैं रोहित रंजन आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए क्लास 8 का साइंस पुस्तक का लेसन नंबर 1 आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये जो लेसन नंबर 1 है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये चैप्टर है वो सेल यानी कोशिका के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारा मकसद है NCERT जो बुक है उसको कवर करें, क्योंकि NCERT जो बुक होता है वो 100% परफेक्ट होता है, प्रमाणिक होता है और ये क्या ज्ञान से परिपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए हमारा मकसद है कि आप भी हमारे साथ NCERT के ज्ञान को प्राप्त करें और एक एक प्रश्नों को समझें, ताकि आपके आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके और क्वेश्चन को, साइंस के प्रश्नों को अच्छे से कर सके। मेरा मकसद है साइंस और SST दोनों को बहुत ही अच्छे और शानदार ढंग से पूरा बताने का प्रयास करेंगे, पूरा सरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका चैप्टर को, जिसको सेल कहते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट बात नहीं रहेगा उसको थोड़ा सरसरी निगाह से जल्दी देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट बात रहेगा उसको हम लोग पूरा आराम से उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कोशिका चैप्टर कैसे स्टार्ट कर रहा है, बच्चों को कैसे ज़्यादा समझ में आवे उस तरह से सरकार यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास किया है। विशेषज्ञ लोग उस तरह से बनाए हैं ताकि बच्चे लोग बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझ सके, जिसे हमारे लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर इस प्रकार है, स्टार्ट होता है कि आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पेड़ पौधे घास में रेंगते हुए कीड़े को देखते हैं, पशु पक्षी अपने मित्र, इन सभी को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब रियल में देखते हैं। समझाने का कैसे प्रयास कर रहा है सो समझिए। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़ करके बनाई जाती है। समझाने का प्रयास कर रहा है कि मकान कैसे बनता है, तो ईंटों को आपस में जोड़ जोड़ करके मकान बनाया जाता है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है। और यहाँ पर क्लियर कर दिया उदाहरण के माध्यम से, जिस प्रकार से एक घर छोटी छोटी ईंटों को मिलाने से एक बड़ा सा घर बन जाता है, उसी प्रकार से जितने भी जीवधारी हैं, एक जंतु है या तो मनुष्य है, उनका शरीर का निर्माण भी, उनका सजीव जो इकाई है यानी एक एक पार्ट्स है बॉडी का, वो भी किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। एक दीवार ईंटा से बना हुआ है, उसी प्रकार से हमारे शरीर भी, जंतुओं का शरीर भी बना हुआ है कोशिकाओं से। ठीक है, तो जानेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, तो आइए यहाँ से चैप्टर का इम्पोर्टेंट बात स्टार्ट होता है। एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा। कोशिकाओं का खोज के बारे में जानेंगे। कोशिका क्या होता है दोस्तों? तो कोशिका जो होता है वो हमारे शरीर का एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई, दो वर्ड यहाँ पर है, क्रियात्मक और संरचनात्मक। कोशिका को संरचनात्मक इकाई इसलिए बोला गया है क्योंकि कोशिकाओं को मिलने से ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है। कैसे बनता है? तो कई चरण में बनता है, इसको हम समझाएंगे। कोशिका रहेगा तो लाखों करोड़ों कोशिका मिला करके टिश्यूज बनाता है, ऊतक बनाता है। ठीक है, और ये ऊतक मतलब बहुत सारे ऊतक मिल करके एक कोशिकांग बनाएंगे और ये बहुत सारे कोशिकांग मिल करके एक पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाता है, बॉडी का एक अंग का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कोशिका का खोज कैसे हुआ। कोशिका क्या है वो जान गए, हमारे बॉडी का निर्माण में ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो समझते हैं कोशिका का खोज कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा समझिए। रॉबर्ट हुक कहाँ के था? अंग्रेज, इंग्लैंड का था। ठीक है, अंग्रेज था। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी के सहायता से बोतल की कोर की एक पतली परत का अध्ययन किया। ये जो अंग्रेजी वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, वो बात कर रहा है 1665 ईस्वी में। एक साधारण सा माइक्रोस्कोप था उसके पास, सूक्ष्मदर्शी था, उसके सहायता से
बोतल का एक कॉर्क लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, पतली परत को देखा, तो क्या पाया उसने, उन्हें कॉर्क की पतली परत में, जब माइक्रोस्कोप से देखा तो कॉर्क के पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कमरा दिखाई पड़ा। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार यानी विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका रखा। अनेक साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा बोतल के कॉर्क को, तो यहाँ पर क्या देखा कि वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा है, और मधुमक्खी के छत्ता जो था उसमें बहुत सारा कमरा दिख रहा था, और जो प्रत्येक कमरा था वो एक विभाजन पट्टी के द्वारा अलग हो रहा था। ठीक है, आप अनार का बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। अनार को जब फाड़िएगा तो अनार का जो दाना रहता है ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है, पर उसमें भी कोष्ठ बना रहता है, एक कोष्ठ में बहुत सारा दाना रहता है, इस तरह से। तो कोशिका भी इसी तरह से नज़र आ रहा था। ठीक है, तो इसको नाम रखा क्या चीज, कोशिका नाम रखा, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा। अब इसने कैसे आगे बोलता है कि अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं को विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। लेकिन जब बाद में अधिक जूम करके अन्य बहुत छोटे अंगों को दिखाने वाला माइक्रोस्कोप आया, यानी वो तो साधारण माइक्रोस्कोप से देखा था, लेकिन जब हाई लेवल का अच्छे क्वालिटी का यानी उच्च क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी का जब निर्माण हुआ, खोजा गया, उसका इन्वेंट हुआ, तब कोशिकाओं के विशेष अध्ययन किया जाने लगा। कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल से बना हुआ है। ठीक है, और सेल जो है वो लैटिन भाषा, यानी ये जो होता है ना ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, वो सेलुला से बना हुआ है। सेलुला जो सेल है, सेल जो है से अंग्रेजी भाषा का है, और वो लैटिन भाषा वही सेल सेलुला बन जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सेल से बना सेलुला, सेल है अंग्रेजी भाषा में और सेलुला है लैटिन भाषा में। ठीक है, और इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। चलिए यहाँ पर है एक वैज्ञानिक है एंटोन वोन लीeuwenhoek। एंटोन वोन लीeuwenhoek ने, ये जो डच का वैज्ञानिक है, एंटोन वोन लीeuwenhoek डच वैज्ञानिक है, वो अपने द्वारा साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका का सबसे पहले किसने देखा, तो डच का वैज्ञानिक था एंटोन वोन लीeuwenhoek। वो अपने द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी था, वो 1674 ईस्वी में किसको देखा, शैवाल को देखा, प्रोटोजोआ को देखा और बैक्टीरिया को देखा। तो इसमें क्या पाया, तो वो जीवित कोशिका देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्याज का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, यानी समझाने का प्रयास किया है झिल्ली के द्वारा, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे थोड़ा सा आप देखिए, कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि ये जो कोशिका होता है, जो कोशिका होता है, ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक और रचनात्मक दो वर्ड बोलने के क्या वजह है, तो रचनात्मक आने वाला कि ये कोशिका आपस में मिलती है, ऊतक बनाती है, ऊतक मिलती है आपस में, कोशिका अंगक बनाती है, कोशिका अंगक मिलती है, बॉडी का एक पार्ट्स बनाती है और बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं, अलग अलग अंग मिलते हैं, तो एक टोटल पूर्ण विकसित बॉडी का निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, या तो कोई भी अदर एनी एनिमल्स भी उसको बन जाता है। ठीक है, यानी एक पूरा कंप्लीट बॉडी का निर्माण हो जाता है। ये हुआ रचनात्मक। रचनात्मक कहने का यही वजह था। और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है, तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी है, यानी बॉडी का अलग अलग पार्ट्स है। जैसे बात करेंगे ब्लड अलग है, बात करेंगे बोन अलग है, मांसपेशी की बात करेंगे, मसल बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे अलग अलग पार्ट्स है बॉडी का, जो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना। तो इससे स्पष्ट होता है कि
जिससे सेल होता है वो एक टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स का ये सेल होता है, यानी अलग अलग किस्म का कोशिका होता है। ब्लड भी जो है से अलग कोशिका से बना है, हमारा ये बोन जो से अलग कोशिका से बना है, और सभी कोशिकाओं का अलग अलग कोशिकाओं का अपना अपना कार्य होता है दोस्तों, इसीलिए इसको एक क्रियात्मक इकाई कहा गया है कोशिका को। आइए कोशिका की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं तो ये प्याज का एक झिल्ली को दिखाया गया है माइक्रोस्कोप के द्वारा। आप बोलता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज का झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसे दिखाया जाता है। यहाँ पर आप अगर कोई ध्यान से नहीं देखेगा तो सोचेगा ये दीवार है ईंट का, लेकिन ये वास्तव में क्या है, प्याज का झिल्ली का एक चित्र है जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर देखिए आगे ये जो क्रियाकलाप किया गया तो इससे क्या साबित होता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज का झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। आपको बता दें कि प्याज का जो कोशिका होता है वो सभी एक समान होता है, एक साइज का होता है और एक गुण का होता है, ठीक है। आइए कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे कोशिका का संरचना, यानी जो कोशिका का बनावट कैसा होता है। तो बनावट के अंतर्गत उसका आकार देखेंगे, उसका प्रकार देखेंगे, उसका आकृति देखेंगे दोस्तों, यानी उसका शेप देखेंगे, ठीक है। उसका शेप देखेंगे, उसका साइज देखने वाले हैं, ठीक है, और उसका टाइप्स ऑफ मतलब उसका टाइप्स देखेंगे। कोशिका का जो शेप होता है वो कैसा होता है, उसका साइज कितना बड़ा होता है और किस टाइप का होता है सो देखेंगे। तो बोलता है कोशिका विभिन्न आकार की होती है, कोशिका विभिन्न आकार की होती है, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक का भी होता है। कोशिका बोल रहा है दोस्तों 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। याद रखिएगा एक एक बात को। चलिए आगे बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा। बोलेंगे सबसे छोटा जीवाणु कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा जीवाणु है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा कोशिका है, उदाहरण है, सबसे छोटा कोशिका का उदाहरण है माइकोप्लाज्मा नाम का जीवाणु का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा नाम का जीवाणु, ठीक है। कितना छोटा होता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, जिसका लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। आप नोट्स बनाते जाइएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनता है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर से भी लंबा हो जाता है। सबसे छोटा कोशिका किसका, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का। सबसे बड़ा कोशिका किसका, तो शुतुरमुर्ग का। और हमारा जो मानव का जो तंत्रिका कोशिका होता है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका अनेक आकृति का होता है, अनेक आकृति का होता है, यानी इसका जो शेप का बात कर रहा है, इसका जो शेप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कुछ कोशिका गोलाकार होता है, कोई चौकोर होता है, कोई बहुभुजाकार होता है, कोई अंडाकार होता है, कोई अनियमित आकार का होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे मतलब कोशिका के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आगे बढ़ते हैं। इसका अलग अलग शेप को आप देख सकते हैं। ये ब्लड सेल नज़र आ रहा है आपको, गोल गोल दिख रहा है। ये आपको तंत्रिका तंत्र, यही जो सबसे लंबा हमारे मानव शरीर का सबसे लंबा तंत्रिका यही है। ये पेशी तंत्रिका है दोस्तों, पेशी कोशिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा, अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोश के जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। यानी अमीबा नाम आया यहाँ पर, एक कोश के जीव है और एक ही कोशिका से उसके अंदर सारी क्रिया होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन को वो ग्रहण करता है, उसके बाद उसका पाचन भी होता है। पाचन होने के बाद उसका जो मतलब पचा हुआ मिनरल, एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको,
मतलब टूटा हुआ सरल जो भोजन बन गया, एक तरह से जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बन जाने के बाद जो हमारे जो विटामिन से एक तरह से बोल सकते हैं पोषक तत्व प्राप्त होता है, वो अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद जो अपशिष्ट वेस्ट होता है, वेस्ट बोले तो उत्सर्जन, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट बोले तो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको उत्सर्जित कर देता है। वो भी ये सारी क्रिया एक ही कोशिका में हो रहा है, किसका, अमीबा का। भोजन का अंतर्ग्रहण किया, इसका मतलब भोजन खाया, पाचन भी हुआ, उसका अवशोषण भी हुआ और उसका उत्सर्जन भी हुआ, सारा एक कोशिका से संभव है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया भी संपन्न होती है। देखिए, इसके एक ही कोशिका से वृद्धि का भी कार्य होगा, प्रजनन का कार्य होगा, यानी एक ही कोशिका जो है सो टूटता है और दो कैसी कर देता है, दो अमीबा का निर्माण करता है, यानी दो जीव का निर्माण करता है। ठीक है, ये सारी क्रिया यहाँ पर हो रहा है एक ही कोशिका से। अब बोलता है कि मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे संख्या का बात कर रहे हैं, जैसे कोशिका का जो संख्या होता है कि कोशिका मतलब कौन सा जानवर में या तो किस जीव में कितना होता है, तो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर संख्या के आधार पर हम लोग कोशिका को दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव बांट सकते हैं। तो मनुष्य का शरीर और दूसरे जंतु जैसे हाथी हो गया, तो कोई भी जानवर ले लीजिए, ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के आकार का होता है, प्रकार का होता है, आकृति का होता है, सबका अलग अलग आकृति होता है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आइए जानते हैं उत्तक को। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह जिसका रचना, उद्गम और कार्य समान हो। यानी उत्तक किसको बोलेंगे, यानी एक गुण वाला यानी एक लक्षण वाला जो कोशिका का समूह रहेगा, जिसका उद्गम यानी उसका जो निर्माण हुआ है वो एक ही प्रकार कोशिका से हुआ है, उसका काम भी होगा एक जैसा काम होगा। यानी उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं के एक ग्रुप है। कैसा कोशिका, तो सभी कोशिकाओं का प्रकृति, सभी को मतलब कोशिकाओं का गुण जो होता है वो एक जैसा होगा, उसका आकार एक जैसा होगा, उसका कार्य एक जैसा होगा। वैसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दो या दो से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर के अंगों का निर्माण करते हैं। यानी सेल मिला, कोशिका मिला, तो कोशिका को मिलने के बाद उत्तक बना और उत्तक को मिलने के बाद अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग मिलेंगे तो बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, आशा करते हैं उत्तक आप समझ गए होंगे। बोलते हैं ए अंग या एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। कोशिका से उत्तक बना और उत्तक से अंग बना, और ये जो बाय द वे एक अंग जो बना उसमें एक ही प्रकार के कोशिका रहता है, एक अंग जो बना उसमें एक ही प्रकार का कोशिका रहता है, और उन कोशिकाओं का एक ही कार्य होता है। यानी एक कोशिका का कार्य एक ही होता है, अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। शरीर के सभी अंग मिलकर के जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे, जो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है उसको बहुकोशिकीय जीव बनेंगे। यहाँ पर बताएंगे हम कि ये अंग कैसे बना, शरीर कैसे बना। तो यहाँ कोशिका मिलेगा उत्तक बनाएगा, उत्तक मिलेगा अंग बनाएगा, अंग मिलेगा अंग तंत्र बनाएगा, और ये सभी अंग तंत्र मिलकर के एक कंप्लीट जीव का निर्माण कर देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का आरंभ भी एक कोशिका से होता है। धरती पर के जितने भी जीव है दोस्तों, सबका निर्माण स्टार्ट में एक कोशिका से मिलकर होता है, और एक कोशिका जो होता है बाद में टूट कर एक कोशिका दो कोशिका बनता है, दो कोशिका चार बना, चार से आठ बना, यानी गुणन करता है, डबल गुणन करते जाता है, और एक कोशिका लाखों करोड़ों कोशिका बन जाता है, और वहाँ से फिर वो बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। बोलता है कि जीवन का आरंभ एक कोशिका से होता है जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ
कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। जैसा भी हम आपको बताएं, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है और आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। मुर्गी का अंडा बड़ा है, इसको आँख से देख सकते हैं। मुर्गी का अंडा बड़ा है लेकिन वो एक ही कोशिका से मिलकर बना है। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात, कोशिका के घटक। कोशिका के घटक का मतलब होता है कोशिका कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना है, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं घटक। कोशिका आखिर बना कैसे? तो कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक हाइब्रिड किस्म का सूक्ष्मदर्शी होता है, एक उच्च गुणवत्ता वाला मतलब सूक्ष्मदर्शी होता है। जब इसका आविष्कार हो गया तब कोशिका के बारे में ढेर सारी जानकारी विस्तार पूर्वक बताया जाने लगा। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाए जाने लगी। कोशिका के बारे में जब डीप नॉलेज यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो उन जानकारी को हम इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। अब क्या जानकारी दिया गया है सो देखिए, कोशिका का 3 भाग बांटा गया है। कोशिका के सबसे ऊपरी भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर कोशिका द्रव होता है, उसके अंदर केंद्रक होता है। आप बहुत शानदार उदाहरण ले सकते हैं, एक अंडा लीजिए। अंडा का ऊपरी भाग जो वाइट वाइट होता है, वो कवर जो होता है, वो समझ लीजिए कोशिका झिल्ली है। उसके बाद जो ये वाला जो भाग होता है, लिक्विड वाला जो भाग होता है, इसको आप समझ लीजिए कोशिका द्रव है। और अंदर में जो पीला वाला भाग होता है, इसको आप समझ लीजिए केंद्रक। तो ये 3 स्तरों में हमारा कोशिका रहता है। ऊपरी भाग को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप तरल पदार्थ वाला, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। अंदर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो कलर का जो रहता है अंडा में, उसको कहते हैं केंद्रक। तो आप इस तरह से कोशिका को बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हैं। कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका के सबसे बाहरी जो भाग होता है दोस्तों, वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली एक केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कोशिका द्रव किसको बोलेंगे? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव रहता है। ऐसे आप समझिए कोशिका द्रव कहाँ रहता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो रहता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका अंगक भी होते हैं, यानी कोशिका द्रव में कोशिका अंगक रहते हैं। कोशिका अंगक कौन? तो बहुत प्रकार के कोशिका अंगक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो आप नाम बिल्कुल सुने होंगे, लाइसोसोम का नाम सुने होंगे, गोल्जी काय का नाम सुने होंगे, राइबोसोम का नाम सुने होंगे। ये सभी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं और इसका नाम क्या है? कोशिका अंगक नाम है। ठीक है, आइए अब सबको एक एक करके पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कोशिका झिल्ली कहते किसको हैं, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत है। अब देखिए कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो वनली कोशिका भित्ति पाया जाता है पौधों में, जो कि एक मोटी परत होती है। और कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें? कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतुओं में। अब कोशिका भित्ति और प्लस में कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है पौधों में। कैसे? तो पहले अंदर से रहता है कोशिका झिल्ली और कोशिका के झिल्ली के ऊपर से रहता है कोशिका भित्ति। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली के कार्य को जानते हैं कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है। तो कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, याद रखिए, नोट्स बनाइएगा उसमें आप नोट कर लीजिएगा। कोशिका झिल्ली जो कि बाहरी आवरण है उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और ये सारंध्र होता है, सारंध्र मतलब छिद्र होता है इसमें। कोशिका, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देता है। यानी कोशिका झिल्ली बहुत अच्छा काम करता है, समझदारी भरा काम करता है। वो क्या करता है? कोशिका जीवित है, कोशिका मिलता है तभी न
एक जीव का निर्माण होता है। तो जीव जैसे सपोज सांस लिया तो एका कोशिका में जाता है, सांस लिया तो एका कोशिका में जाता है। कोई भी चीज़ खाता है तो उसका अवशोषण एका कोशिका में होता है। सभी कोशिकाओं को जल, पानी, हवा का सब चीज़ का जरूरत रहता है, भोजन सबका जरूरत रहता है, ठीक है। तो एक कोशिका में कैसे पहुंचता है, तो ये जो होता है कोशिका बाहरी आवरण वो छिद्र युक्त होता है। सांस, हवा भी अंदर जाता है, हवा भी अंदर जाता है, पानी भी अंदर जाता है, भोजन भी अंदर जाता है, और अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो बाहर निकाल देता है। और ये अंदर भेजने का और बाहर निकालने का काम किसका है दोस्तों? कोशिका झिल्ली का काम है, ठीक है। अब चयन किया, क्या किया दोस्तों, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली दो चीज का चयन किया, किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर से बाहर भेजना है। चयन किया ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य, पारगम्य के मतलब होता है आर पार आ जा सकता है, गया आया, गया और आया। तो पारगम्य यानी आर पार हो सकता है, और चयन करेगा किसको अंदर भेजना है और किसको बाहर करना, तो हानिकारक पदार्थ को बाहर करेगा, ठीक है। और यूजफुल चीज़ जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, एयर हो गया, इस सबको अंदर लेगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वेस्ट बचता है, उसको बाहर करता है, ठीक है। ये काम किसका है? चयनात्मक पारगम झिल्ली का, ठीक है। और इसका निम्नलिखित कार्य है, देखिए कोशिका झिल्ली का क्या 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 कार्य है, सो देखिए। पहला बात देखते हैं, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका जो झिल्ली रहता है, जो आपको हम बताए थे अनार का उदाहरण, एक दाना झिल्ली से युक्त रहता है, फिर दूसरा दाना झिल्ली से युक्त रहता है, या तो एक ग्रुप रहता है अनार का, एक जगह पर एक झिल्ली रहेगा, इसमें बहुत सारा दाना रहेगा, तो इसको दूसरे ग्रुप से अलग करता है। उसी प्रकार से एक कोशिका रहता है, तो उस कोशिका को झिल्ली से घेरा हुआ रहता है। तो इसको समझिए, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, अंदर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कितना इंपॉर्टेंट काम करती है इसे देखिए। कोशिका झिल्ली सबसे पहले दूसरे कोशिका से अलग करती है, उसको एक आकृति प्रदान करती है, और आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान भी करती है। ये हुआ कोशिका झिल्ली दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात बताएं उसको आप नोट्स बना लीजिएगा। अब कोशिका द्रव के बारे में बताने जा रहे हैं, इसका भी आप नोट्स बनाइएगा। तो कोशिका द्रव अब अंदर आ गए हैं, अंदर वाला भाग जो लिक्विड वाला है, ठीक है, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। यह एक जेली जैसा पदार्थ है, जेली बोले तो लिक्विड पदार्थ है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। यह दानेदार होता है, अर्ध तरल होता है, अर्ध पारदर्शक होता है, आधार पर दिखाई देता है। सबका अलग अलग गुण है, और विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कोई दानेदार रहता है, कोई अर्ध तरल रहता है, कोई अर्ध पारदर्शक होता है, और इसमें कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका अंगक का नाम कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा सो आगे हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसका क्या यूज है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, इसका क्या यूज है, लाइसोसोम भी होता है, सब बताएंगे। चलिए कोशिका द्रव के बारे में जान गए कि कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, राइबोसोम होता है, हरित लवक होता है, राजधानी होता है, लाइसोसोम होता है। प्रश्न आप सुने होंगे, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहते हैं, फूड और फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, इस तरह से है। एटीपी का ऊर्जा कहाँ निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बिजली घर किसको कहते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए कोशिका द्रव के बाद हम बात करते हैं कोशिका का जो अगला अंगक है उसका नाम है केंद्रक। कोशिका का जो अगला अंगक है उसका नाम क्या है? कोशिका का जो अगला भाग है, अंग है, उसका नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक का जो है अंतिम मतलब बीच में जो रहता है उसको कहते हैं। यह कोशिका का सजीव संघटक है दोस्तों। केंद्रक सजीव है, याद रखिएगा, मरा हुआ नहीं, सजीव है, जो प्राय कोशिकाओं के मध्य में स्थित होता है। कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर रहता है। पौधा में जैसे मान लीजिए पौधा है तो यहाँ पर केंद्रक साइड में रहेगा, लेकिन ये कोशिका में हमारे मनुष्य का या तो जंतु कोशिका में बीच में पाया जाता है। साधारणतः केंद्रक जो होता है वो गोलाकार होता है, और एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है।
एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है और लगभग ये गोल होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रिका, यानी यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। जो केंद्रक होता है दोस्तों, मान चलिए ये केंद्रक है, ठीक है, इसमें 2 झिल्ली घिरा हुआ रहेगा। ये केंद्रक है, इसके ऊपर भी 2 झिल्ली घिरा हुआ रहता है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंडा का जो पीला वाला भाग रहता है ना, अगर अंडा को फोड़ करके आप प्लेट में डाल दिए तो पीला वाला भाग गोल ही बना रहता है। उसको ना एक पतला सुई से उसको चुभाइएगा तो अंदर से एक लिक्विड निकला हुआ नजर आएगा। और जिसमें सिर्फ सिंपली फोड़ करके प्लेट में डाल दीजिएगा, उस समय ये जो गोल वाला पीला वाला भाग है वो गोल का गोल ही रहेगा। लेकिन उसको आप पेन से गोप दीजिए, पीस कर दीजिए, या तो कोई सुई से उसको चुभाइए तो बीच से फूट करके निकलेगा वो लिक्विड वाला भाग जो उसको अलग करता है, तो उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी केंद्रक रंध्रों द्वारा, यानी केंद्रक में जो छोटे छोटे छिद्र होता है उसके द्वारा द्रव का और कोशिका द्रव का आदान प्रदान होता है, पदार्थों का अंदर बाहर होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं दोस्तों। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला देंगे तो उसको कहते हैं जीव द्रव। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चैप्टर इसको पढ़ने बैठते क्लास में तो 1 घंटा तो ज़रूर लगता। देखिए ज्ञान का वैल्यू होता है दोस्तों, ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, केंद्रिका एवं गुणसूत्र। केंद्रिका एवं गुणसूत्र उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर केंद्रक के अंदर एक छोटा सघन संरचना दिखाई देता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटा सघन संरचना दिखाई देगा जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होता है जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जो आनुवांशिक गुणों को जनक यानी माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी अब उसके बाल बच्चों में पहुंचाते हैं लक्षण को, उसको कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, अब क्या बोलता है, जंतुओं को भी आसानी से सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप करने बोल रहा है। जो कोशिका भित्ति के बारे में हम जान रहे हैं कि कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति क्यों रहता है दोस्तों पौधों में, इसको समझिए। तो पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। 2 मिनट ध्यान लगाइए दोस्तों, थोड़ा सा बचा हुआ है। पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना, पौधा और जंतु कोशिका के बारे में जानेंगे। तो अपने गाल और प्याज की झिल्ली में आपने कोशिकाओं को देखा। अपना गाल का झिल्ली और प्याज की झिल्ली दोनों को देखने बाद कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच एक खाली स्थान होता है जिसे रिक्तिका कहते हैं। कोशिका द्रव जैसे कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो आया वो कोशिका द्रव हुआ, और एक रहता है केंद्रक द्रव। ठीक है, तो बीच में खाली स्थान रहता है, बीच बीच में थोड़ा सा खाली स्थान रहता है, उसको कहते हैं रिक्तिका। आमतौर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। जंतुओं में भी छोटा छोटा रिक्तिका रहता है लेकिन पौधों में बड़ा रिक्तिका पाया जाता है। यहाँ पर आप इसको चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। एक है जंतु कोशिका और एक है पौधों मतलब ये प्लांट वाला कोशिका। जंतु कोशिका में देखिए रिक्तिका, यहाँ पर खाली स्थान को बोल रहे हैं। यहाँ राजधानी रहता है, प्लाज्मा झिल्ली हो गई ऊपर वाला, एक गोल्जी का भी रहता है। यहाँ पर दानेदार चीज़ देख रहे हैं। अंतर्द्रवी जलिका है, केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसका अंग है, कोशिका के आंतरिक अंग है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, ये पौधों में पाया जाता है। राइबोसोम, अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी का, हरित लवक,
हरा दिखता है, हरित लाभ का कारण केंद्रिका, केंद्रा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पौधों में। केंद्रक झिल्ली किस में पाया जाता है? जंतुओं में। ठीक है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। पौधों का जो कोशिका रहता है उसमें साइड में पाया जाता है केंद्रक, लेकिन जंतुओं में बीच में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाया जाता है, और ये क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर जो रहता है पहला लेयर वो पौधा में भी रहता है। जैसे कि कोशिका भित्ति किसमें? पौधा वाला में। तो कोशिका भित्ति के पहले भी एक कोशिका झिल्ली रहता है। चलिए यहाँ पर एक कुछ छूटा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनता है, एटीपी के रूप में रहता है, उसी से हम लोग को ऊर्जा प्रदान होता है। ठीक है, बिजली घर इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि उसमें एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। अगर कोई कोशिका मर जाता है तो पाचक एंजाइम का थैला फट जाता है और उसी कोशिका को वो पाचन कर देता है, यानी अपने कोशिका को ही पचा डालता है, खा जाता है। इसको आत्मघाती थैली उसको कहते हैं। ये रहा था पूरा चैप्टर। आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दिया गया कोशिका के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।